देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का हाँ स्क्रीन। मैम। ये देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मतलब प्रैक्टिकल खत्म करके जो थ्योरी, नया थ्योरी जो स्टार्ट किया था, ये था कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। ये पूरा अलग ही था, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिकल ये सब किया था, ठीक है। कैपेसिटी प्लानिंग वगैरह कर लिया था। अभी हम लोगों ने नया जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट था। तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट इसीलिए नया बोल रहे हैं क्योंकि इसका जब मैंने अलग अलग करके दिखाया था कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तो वहां पर मैंने स्टडी नोट 1 2 3 4 करके दिखा दिया था क्या क्या टॉपिक था, ठीक है। उस टॉपिक के हिसाब से ये अलग टॉपिक है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। एक मिनट दिखा देते हैं। ये वाला अब डिमांड फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग। अभी हम लोग 2.3 यानी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। उसके बाद फैसिलिटी लोकेशन कर रहे हैं, इसीलिए पॉइंट नंबर 3 बोला मैंने। डिमांड फोरकास्टिंग है पॉइंट नंबर 1 जो कंप्लीट है, कैपेसिटी प्लानिंग कंप्लीट है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट स्टार्ट किया है, और इसके पहले वाले में प्रैक्टिकल किया है। तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है, टॉपिक में, लेकिन स्टडी नोट 2 के अंदर है। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट क्या था ये मैंने लिखवाया भी था लास्ट क्लास में, समझाया भी था। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एक बार बता देते क्योंकि इसी टॉपिक को पूरा आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग का मतलब है ये ऐसा एक टेक्निक है जो हमें क्या प्लान करने में हेल्प करेगा कि कितना कैपेसिटी का हमें जरूरत है। अब कैपेसिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट? कैपेसिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लेबर जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं, कैपेसिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन जिसको हम लोग इक्विपमेंट रिसोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये किससे पूछा जाता है? ये ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशन मैनेजर होता है, मतलब हम लोग, ठीक है। मतलब जो सीएमए वगैरह कर रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, उनको समझ में आएगा। जो ऑपरेशन मैनेजर है उनको पता है कि इक्विपमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट का क्या कैपेसिटी लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम लोग लेबर बोल रहे हैं इसका क्या कैपेसिटी लगेगा, ये डिसाइड करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अब किस रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा? अगर कोई ऑपरेशन मैनेजर को पूछेगा कि कितना इक्विपमेंट और कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो पहले ये ऑब्जेक्टिव्स हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हैं और उसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। फिर ऑपरेशन मैनेजर को जाके पूछना पड़ेगा तो बताओ कि अगर 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करना है एक साल के अंदर तो हमें कितना कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का जरूरत होगा। फिर ऑपरेशन मैनेजर अपना टेक्निक लगाएगा, टेक्निक लगा के वो बताएगा कि इतना यूनिट एक साल में प्रोडक्शन करने के लिए, या जो भी हो, ये एग्जाम्पल एक साल का लिया था मैंने, तो हमें क्या कैपेसिटी रिक्वायरमेंट होगा। तो ये बता देगा कि मशीन कितना चाहिए, लेबर कितना चाहिए। तो देखो वही लिखा हुआ था यहाँ पर, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, सीआरपी। अगर सीआरपी दे दे तो समझ लेना यही बोल रहा है, इज अ टेक्निक विच डिटरमाइंस व्हाट इक्विपमेंट एंड लेबर, ठीक है। जैसे मैंने बोला मशीन मतलब ये इक्विपमेंट, मशीन के अलावा कुछ और भी इक्विपमेंट हो सकता है, लेबर यानी ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनल कैपेसिटीज, पर्सोनेल यानी कि ह्यूमन बींग का बात हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स या पर्सोनेल बोल लो या लेबर बोल लो, आर रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये वाला, ठीक है। कितना चाहिए हमें लेबर, कितना चाहिए हमें मशीन। अगर हमारा प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल 10,000 पर ईयर है, एज पर द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मेटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब हमें क्या करना है? अगर 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करना है एक साल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पता करना पड़ेगा कि उसके लिए कितना मेटेरियल का जरूरत है, वो डिसाइड कर लेंगे। और मास्टर शेड्यूल मतलब ये 10,000 यूनिट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेटेरियल का या फिर कुछ और रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड मास्टर शेड्यूल, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जो कि स्टडी मैट के हिसाब से हमारा डेफिनेशन है। हम लोग को यही लिखना है अगर क्वेश्चन आएगा तो। उसके बाद हम लोग को स्ट्रैटेजी दिया हुआ था, कैसा, किस तरह से कैपेसिटी प्लानिंग रिक्वायरमेंट हम लोग कर सकते हैं। दो स्ट्रैटेजी दिया था, लेबल कैपेसिटी प्लान एंड मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान, ठीक है। तो ये दो प्लान को मैंने लिखवाया भी था। आज एग्जाम्पल से और एक बार समझा देते। एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में नहीं लिया था कि लेबल कैपेसिटी प्लान क्या होता है, मैचिंग कैपेसिटी प्लान क्या होता है। तो लेबल कैपेसिटी प्लान क्या होता है देखो,
ये कंप्लीट था यहाँ तक थ्योरी, ठीक है। फिर एक बार फिर से समझा देंगे क्या होता है लेबल कैपेसिटी प्लान। पहले हम लोग एग्जांपल से समझ लेंगे, फिर उस थ्योरी को पढ़ लेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेबल कैपेसिटी प्लान मतलब पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन हम लोग जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, यानी जिस चीज का भी प्रोडक्शन हमारा ऑर्गेनाइजेशन करता है, वो सबसे पहले क्या करेगा, सेट ए लेवल। एक सेकेंड, प्रिया का लिंक काम नहीं कर रहा है। अच्छा, लिंक काम नहीं कर रहा है। एक सेकेंड। अच्छा, देखते ज्वाइन हो रहा है कि नहीं, तब तक हम लोग कर रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब हम लोग को पहले एक लेबल सेट करना पड़ेगा। क्यों लेबल का बात किया मैंने, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ था, क्या प्लानिंग सिस्टम है, लेबल कैपेसिटी प्लान। तो पहले एक लेबल डिसाइड किया जाता है, ठीक है, सेट ए लेबल। तो मान लो लेबल ऐसा है कि हम लोग 500 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, 500 यूनिट प्रोड्यूस्ड पर मंथ। सपोज अगर ऐसा है, ठीक है, 500 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर मंथ, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस सिस्टम में क्या होता है, डिमांड लेस देन 500 भी हो सकता है। मार्केट डिमांड जो है वो क्या क्या हो सकता है, ये देखो। डिमांड किस तरह का बन सकता है, डिमांड तीन तरह का बन सकता है। हम लोगों ने अपना एक लेबल सेट कर लिया है। क्या सेट किया है लेबल, एक सेकंड, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेवल ये सेट कर लिया है कि हम लोग 500 यूनिट पर मंथ ही बनाएंगे, ठीक है। अब पर मंथ जो डिमांड है, डिमांड पर मंथ, पर मंथ जो डिमांड है वो 500 यूनिट से कम हो सकता है, 500 हो सकता है, ये हो गया लेस देन 500 यूनिट पर मंथ। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 500 यूनिट हो। ठीक है, तो डिमांड जो है इस तरह से कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम लोग 500 यूनिट प्रोड्यूस करें तो 500 ही हो, 500 से कम भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 500 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये जो स्ट्रैटेजी में है, इसमें ये स्ट्रैटेजी कैसा है, अब ये कोई भी सिचुएशन क्यों ना ऑकर करे, ठीक है, कंपनी क्या बोलेगी, नो मैटर, कंपनी विल प्रोड्यूस 500 per month, that is fixed irrespective of demand, irrespective of level of demand।
नो मैटर, मतलब मैंने इसके लिए लिखा कि कोई भी सिचुएशन हो, कंपनी को कोई हेडेक नहीं है, नो मैटर, चाहे 500 से कम आए, चाहे 500 आए, चाहे 500 से ज्यादा आए, हम लोग तो अपना 500 ही प्रोड्यूस करेंगे, ये फिक्स्ड है इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ डिमांड, चाहे लेवल ऑफ डिमांड अप हो, मतलब अप हो, डाउन हो, या एज इट इज रहे, ठीक है। हम लोग 500 यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम लोग का ऑर्डर 400 आ गया तो ठीक है, 400 दे देंगे, 100 रह गया, अगर 500 ही आया तो अच्छा है, 500 दे देंगे, अगर 500 से ज्यादा आया तो बोल देंगे भाई हमारे पास तो 500 ही है। मान लो किसी ने बोला मुझे 600 यूनिट चाहिए, हम लोग बोलेंगे हमारे पास 500 है, लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, ठीक है। तो ये कंपनी अपना इस तरह से डिसाइड करती है कि हम अपना एक फिक्स लेवल बना लेंगे और उतना ही प्रोड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। अब उसमें अगर मेरा डिमांड एकदम उतना ही आया तो भी ठीक है, कम आया तो भी ठीक है, ज्यादा आया तो भी ठीक है, हम लोग तो 500 यूनिट तक ही प्रोवाइड कर पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, कम होगा तो कम कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कैपेसिटी प्लानिंग, सॉरी ये वाला, कि लेवल कैपेसिटी कैसे होता है, देखो अब यहाँ पर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेवल कैपेसिटी प्लान इज बेस्ड इन प्रोड्यूस टू स्टॉक एंड सेल, मतलब बनाओ और बेचो। प्रोड्यूस क्यों प्रोड्यूस किया जाता है? टू स्टॉक एंड सेल, बनाओ स्टॉक करो बेच दो, मतलब बना के रखा गया फिर बेच दो, बनाओ और बेचो, ठीक है। अप्रोचेस, ये ऐसा अप्रोच है, लेवल कैपेसिटी प्लान ऐसा अप्रोच है जहां पर हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और बेच देते हैं, वेयर इन द प्रोडक्शन सिस्टम आर ऑपरेटेड एट यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल। यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल मतलब ये एग्जांपल में मैंने देखा कि 500, ठीक है, मेरा यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल क्या है 500, तो क्या करना है जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिख के इसके नीचे ऐसे एग्जांपल क्रिएट करना है और थोड़ा लैंग्वेज ठीक ठाक लिख देना है। मेरा अगर उतना अच्छा नहीं भी हुआ एग्जाम्पल वाला समझाने के लिए, इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन करके लिखना है ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं हो रहा है, एक मिनट, प्रिया का नहीं हो रहा है तो ऐप रीइंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं, देखते होता है कि, अच्छा ठीक है। देखो तो यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जैसे बोल रहा है कि एक लेवल हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ये देखो यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ही हर महीने 500 500 500, एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज राइज एंड फॉल डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रोडक्शन लेवल एक्सीड डिमांड और वाइस वर्सा। अब फिनिश्ड गुड्स जो है वो इन्वेंट्रीज कम होगा कि ज्यादा होगा? अब देखो जैसे 500 से कम, अगर मान लो 400 का डिमांड आया तो 100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक होगा, अगर 500 का ही डिमांड आया तो 0 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। और 500 से ज्यादा आया तो भी 0 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक होगा। वही बोल रहा है कि यहाँ इस केस में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कैसे होगा, बोल रहा है वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन लेवल जो है वो मतलब डिमांड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके। देखो यही बोला है यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल, वो तो रहेगा ही, इसमें हमें प्रोडक्शन लेवल यूनिफॉर्म रखना है, प्रोडक्शन लेवल को चेंज नहीं करना है, 500 500 ही रहेगा, 500 यूनिट बनाओ और बेचो, ठीक है, कैसा भी चाहे डिमांड हो। फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्रीज राइज एंड फॉल, ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, जैसे 0 भी हो सकता है बढ़ भी सकता है। अगर मान लो 500 प्रोडक्शन किया, 300 का ही डिमांड आया तो 200 हो गया, डिपेंडिंग अपॉन वेदर प्रोडक्शन लेवल एक्सीड डिमांड, मतलब प्रोडक्शन लेवल क्या है वो डिमांड को एक्सीड कर रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। और वाइस वर्सा, जो प्रोडक्शन लेवल है वो तो फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अब डिमांड जो है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्या बनेगा। फ्रॉम टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड होगा। नाउ टाइम पीरियड क्या है? अब हम लोग ये जो अपना प्रोडक्शन लेवल बना चुके हैं, ये कुछ भी टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने पर मंथ एग्जांपल दिया था, पर क्वार्टर हो सकता है, 6 मंथ्स एंड हो सकता है, कुछ भी 6 मंथ्स के डिफरेंस में हो सकता है, कैसा भी तरह का जो हम लोग का लेवल मतलब पीरियड है वो कुछ भी डिसाइड कंपनी अपने हिसाब से कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल, दैट इज द ये वाला एग्जाम्पल लेवल कैपेसिटी प्लान, ठीक है। एग्जाम्पल याद रहने से क्या होता है, थ्योरी आराम से लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान, ये नाम से ही देखो पता चल रहा है, मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान का मतलब हो जाएगा कि जो डिमांड है मार्केट में उसके साथ मैच करके हम लोगों को क्या करना है, अपना जो डिमांड है, सॉरी जो डिमांड है उसके साथ मैच करके हम लोग को अपना प्रोडक्शन जो है करते जाना चाहिए। तो उसका एग्जांपल देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं। मान लो एबीसी, इसका भी एक एग्जांपल बना लेते हैं, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, ये एक कंपनी है,
ये कैसे प्रोडक्शन करती है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया था कि सेट लेवल सेट करके प्रोडक्शन करेगी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये कैसे करेगी, ये प्रोडक्शन करेगी अकॉर्डिंग टू डिमांड, प्रोड्यूस्ड गुड्स जो भी प्रोड्यूस कर रही है अकॉर्डिंग टू डिमांड। अगर हम लोग एग्जाम्पल में ये दो चीज देखें तो वैसे ही हम लोग इसका डेफिनेशन लिख ही सकते कि क्या है, या लेवल सेट कर दिया जाएगा एक टाइम पीरियड के हिसाब से और उसी हिसाब से चलते जाना है, चाहे मार्केट में डिमांड कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कंपनी को। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोड्यूस्ड किया जाएगा गुड्स को अकॉर्डिंग टू डिमांड। जैसे मान लो मंथली देख रहे हैं, ठीक है, 1 मंथ में डिमांड है, पहले मंथ का डिमांड देख रहे हैं मंथली 500 यूनिट, तो कंपनी कितना प्रोडक्शन करेगी, अगर डिमांड मार्केट में 500 यूनिट है और ये मैचिंग लेवल डिमांड वाला कंसेप्ट में चल रही है, इसका स्ट्रैटेजी ऐसा है, तो कितना प्रोडक्शन करेगी, 500 यूनिट अगर डिमांड है तो 500 ही 500 प्रोड्यूस करेगी। अगर कुछ और होगा तो कुछ और, जैसे कि मान लो अगर 1000 हो जाता है तो ये अपना प्रोडक्शन लेवल को 1000 तक रेज कर लेगी। अगर मान लो 2000 हो जाता है तो ये अपने प्रोडक्शन लेवल को 2000 तक चेंज कर लेगी, ठीक है, ऐसे होगा। अब फिर ये दोनों जो प्रोसेस है इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम लोग यहाँ से ही समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, मान लो जब हम लोग 500 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर नेक्स्ट मंथ में मान लो डिमांड के हिसाब से 1000 कर दिया, फिर नेक्स्ट मंथ में मान लो 2000 कर दिया। अब जब 500 यूनिट कर रहे थे तब जब जो लेबर और मशीन लग रहा था, मान लो लेबर और मशीन कंबाइंडली काम कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्शन के लिए, तो जो लेबर और मशीन लग रहा था, सपोज लेबर लग रहा था 10 जन, मशीन लग रहा था 3, ठीक है, टोटल 13 हो रहा था यहाँ पर। जैसे ही ये 1000 हो गया बढ़ जाएगा, मान लो लेबर लग गया 25 फॉर एग्जाम्पल, 25 नहीं थोड़ा कम कर देते, 15 कर देते, ठीक है, ये 500 1000 दो गुना हुआ है, सपोज 15 और यहाँ पर 5 मशीन लगा लिया, ठीक है, तो टोटल मान लो टोटल तो होगा नहीं, ये मशीन है टोटल लिखना नहीं चाहिए, चलो ये इतना इतना लग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बार बार हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, अपना जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको बार बार रेनोवेट करना पड़ रहा है, ठीक है। पहले 3 लोगों से काम करवा रहे थे, अब बोल रहे 5 लोग चाहिए अचानक से, ठीक है। पहले हम लोग 3 मशीन से काम कर रहे थे, अब हमें लग रहा है 5 मशीन चाहिए, फिर 10 लोगों से काम कर रहे थे, अब बोल रहे 15 लोग चाहिए। अब कोई आते ही तो काम नहीं करेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह जाएगा, ये सब का खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ये इसका जो डिसएडवांटेज है इसका वो एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, यहाँ पर मशीन और जो लेबर है उसका जो चेंजेस है कॉम्बिनेशन वो सब चेंज नहीं होता है, मतलब जो भी चाहिए हमें ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा कम जैसा प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का उस हिसाब से चाहिए, तो हमें क्या प्रोडक्शन के लिए क्या हमें ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेस चाहिए या फिर हमें कितने मशीन चाहिए इसमें फिक्स्ड रहता है, तो बार बार वो चेंजेस कॉस्ट जो है वो बियर करना नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है, क्योंकि हम लोग मार्केट डिमांड के साथ चल रहे हैं तो कस्टमर हमारे हाथ से छूटता नहीं है, ठीक है, अगर 1000 का डिमांड है तो हम लोग 1000 पूरा करेंगे। बट यहाँ पर ये क्लॉज है, मान लो किसी ने बोल दिया मुझे 700 यूनिट चाहिए, तो हम लोग तो 500 ही प्रोडक्शन करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, हमें बोलना पड़ेगा लेना है तो लो भाई 500, नहीं तो मत लो, 700 तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लोग अपना जो लेवल है वो चेंज नहीं करें। मतलब यहाँ पर क्या बोले, मतलब ये सोच लिया तो सोच लिया, इसमें कोई चेंज है, मतलब पत्थर की लकीर की तरह, ठीक है, ये अब नहीं चेंज होने वाला है, ऐसा मतलब दिमाग में जो सेट कर लिया इसको एकदम हमें चेंज नहीं करना है। बट यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो चेंज करने का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका कुछ एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि हम लोग सारे कस्टमर को ले सकते हैं, डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो बार बार जो चेंजेस जो रेनोवेशन दिख रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इससे ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट आता है उसमें, ठीक है, ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह ये बढ़ता जाता है, तो इसमें ऐसा खर्च नहीं होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वही मैंने यहाँ पर लिखवाया भी था, ये देखो यहाँ पर क्या लिखवाया था, मैचिंग, ये देखो मैचिंग कैपेसिटी विथ डिमांड प्लान, ये हेडिंग था, ठीक है। इन दिस प्लान प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मैच्ड विथ डिमांड इन ईच पीरियड, ठीक है, हर एक पीरियड के डिमांड के साथ हम लोग मैच करते हैं। जैसे मैंने वहां पर मंथली पीरियड लिया, पहले मंथ फिर दूसरा मंथ, ठीक है, अब ये क्या पीरियड होगा वो तो ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेगा, उनको वीकली चेक करना है मंथली चेक करना है वो तो डिपेंड करता है, ठीक है, वीकली मंथली क्वार्टरली डिमांड, ठीक है, क्वार्टरली डिमांड। यूजुअली मेटेरियल फ्लोज एंड मशीन कैपेसिटी आर चेंज फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर, और ऐसे में क्या होता है क्योंकि हम लोग डिमांड के साथ चलना चाहते हैं तो हमें क्या करना
करना पड़ेगा, मेटेरियल फ्लोज, मेटेरियल का जो फ्लो है, मशीन का जो कैपेसिटी है, ये क्या हो जाता है, क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज करना पड़ता है अगर हम लोग क्वार्टरली फॉलो कर रहे हैं। ये जस्ट एक नॉर्मल लैंग्वेज की तरह लिखा हुआ है, क्वार्टर टू क्वार्टर, मतलब अगर क्वार्टर टू क्वार्टर हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें मेटेरियल का चेंजेस करना पड़ता है, मशीन का चेंजेस करना पड़ता है टू मैच डिमांड, ताकि हम लोग डिमांड को मैच कर पाए। हो सकता है हमारे पास जो मशीन है वो मतलब फुलफिल नहीं हो रहा है हमारा डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है तो मशीन और भी लगाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है मेटेरियल और मंगाना पड़ेगा, हो सकता है लेबर और मंगाना मतलब बुलाना पड़ेगा। द मेन एडवांटेज आर लो लेवल ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। इसमें एक अच्छा चीज है कि यहाँ पर हमेशा फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री जो है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिमांड के साथ चल रहे हैं, 1000 बोला है, 1000 बनाएंगे, 1000 बेच देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। फिर भी अगर मान लो कस्टमर पहले 1000 बोला, फिर थोड़ा कम बेसी करता है, तो नॉर्मली ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डिमांड वाइज काम करने से पहले बोल दिया जाता है आपको पूरा चीज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने डिमांड किया है तभी हम इतना बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक वाला कंसेप्ट बहुत ही कम आता है, नहीं होता है। हाँ, अगर हम अपने मन से 1000 डिमांड था फिर भी 1200 बना लिए तो 200 क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, वो तो अपने मन से बनाए तभी। अदरवाइज डिमांड वाइज काम करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई सवाल नहीं है। द मेन एडवांटेज आर लो लेवल ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री रिजल्टिंग इन लेसर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। अब क्या होता है, ईओक्यू में हम लोग पढ़ चुके हैं मेटेरियल कॉस्टिंग में, अगर लोअर लेवल ऑफ हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी कम होगा, ना तो स्टोरेज लगेगा, ना तो कोई स्टोर रूम, ना तो वेयर हाउस लगेगा, ना उसको रखने का खर्चा होगा। ऑल्सो द बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाना है वो बार बार नहीं मंगवाना पड़ेगा, तो अगर बार बार नहीं मंगवाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो द डिसएडवांटेज, वो तो क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज आर हाई लेवल एंड मेटेरियल कॉस्ट। जैसे मैंने बोला कि बार बार जो है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, पहले 5 लेबर था अब 10 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है। और अगर मान लो डिमांड कम हो गया, फिर बाकी लोगों को भगाना पड़ेगा। मान लो अचानक से डिमांड कम हो गया, हो सकता है मान लो कोई ऐसा ही सिचुएशन आया लाइक कोरोना वगैरह हो गया, या फिर मान लो प्रोडक्ट का गुडविल खराब हो गया, या फिर कोई लॉकआउट स्ट्राइक ये सब हो गया, तो इससे क्या हो सकता है डिमांड कम हो गया। मान लो यहाँ पर 300 यूनिट का डिमांड आ गया, कहाँ 500 से स्टार्ट हुआ था, ऐसे हो गया, तो 300 ही प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इसी तरह से हम लोग चलते हैं, तो लेबर भी कम करना पड़ेगा, मशीन का भी कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हाई लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट चेंजेस इन वर्कफोर्स। और चेंजेस का इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखता है, हायरिंग, जैसे मान लो मशीन हायर करके ला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉय लोगों को, लेबर लोगों को, ले ऑफ कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, ले ऑफ मतलब डिजाइनिंग वगैरह जो भी हो रहा है, कहाँ मशीन लगवाना है, नया मशीन, ले ऑफ कॉस्ट। ओवर टाइम करवा रहे हैं, मान लो लेबर से ओवर टाइम करवा रहे हैं, लेबर ज्यादा नहीं लगवाया लेकिन ओवर टाइम, तो ओवर टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। कॉस्टिंग तो बराबर हो रहा है ना, कॉस्टिंग तो लग ही रहा है, खर्चा तो हो ही रहा है। अब उसी लेबर से 2 बार 3 बार काम करवा लो या दूसरे लोगों को रख लो, वो तो अपना मैनेजमेंट है, वो बताएंगे कि ओवर टाइम करना बेटर है कि नए लेबर को रखना बेटर है। आइडल टाइम कॉस्ट और सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, मान लो कि नहीं कर पा रहे, काम हमसे नहीं हो रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, डिमांड इतना ज्यादा है, तो क्या करेंगे, आउटसोर्स कर देंगे, मतलब हम लोग किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। ऐसे मान लो हम लोग कर सकते हैं ये 2000 में मान लो 1500 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अभी फिलहाल जो कंडीशन है, तो 500 यूनिट किसी को आउटसोर्स कर देंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देंगे, जो वो बना के दे देगा। ठीक है, तो ये सब होता है डिसएडवांटेज एडवांटेज, ये दोनों सिस्टम का। ये लास्ट दिन मैंने करवाया था बट एग्जाम्पल नहीं दिया था। ठीक है, आई होप कि अब याद रह जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमम कैपेसिटी प्लान। ठीक है, ऑप्टिमम कैपेसिटी प्लान, ऑप्टिमम, सॉरी प्लान नहीं, ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी। ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी क्या होता है, ऑप्टिमम मतलब पूरा पूरी जिसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी मतलब जब हम लोग पूरा पूरी यूज कर सकते हैं, मतलब बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी का मतलब होता है बेस्ट, ऑप्टिमम तरीके से यूज करना, बेस्ट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, जो भी हमारा रिसोर्सेस है उसे बेस्ट तरीके से यूज करना। ठीक है, तभी हम लोगों को 100% रिजल्ट मिलता है, बेस्ट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। पॉइंट 1 इसमें पहले लिखवा देते फिर समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ। प्लांट कैपेसिटी हैज ए great influence on
cost of production. Plant capacity has a great influence on cost of production. With increasing volume of production, which results in production in average cost per unit produced. Point 2. For a given production facility, there is an optimum volume of output per year that results in the least average unit cost. This level of output is called the best operating level of the plant. Point 3. As the volume of output increases, outward from zero, in a particular production facility, average unit cost falls. Average unit costs fall. These declining costs are because of the following reason. Point 1. Fixed costs are spread over
spread over more units produced. Point 2, plant constructions cost are less. Plant construction costs are less. लेस होगा ये LES. Reduced cost of purchased material reduced cost of purchased material due to quantity discounts. Due to quantity discounts for higher higher volume material purchased. And point number 4, cost advantages in mass production process. फिफ्थ नंबर पॉइंट, ये फोर्थ के अंडर ये सब था, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पॉइंट में हेंस द प्लांट कैपेसिटी should be such that the optimum level of production which gives the minimum average cost, average cost of production per unit should be possible. This plant capacity is referred to as optimum plant capacity. बस इतना ही लिखना है हम लोग को। अब इसको हम लोग समझेंगे कि ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी क्या होता है। नीचे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री का बहुत सारा खर्चा होता है जिसमें एक फिक्स्ड खर्चा लिख लेते हैं, ठीक है। फैक्ट्री का एक फिक्स्ड एक्सपेंस लिख लेते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंस बोलने पे ही हमें सबसे पहले याद आ जाता है रेंट, है ना। रेंट का एग्जांपल हम लोग हमेशा ले सकते हैं, ये फिक्स्ड एक्सपेंस हर एक केस में होता है, ठीक है। तो फैक्ट्री का मान लेते हैं एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस है रेंट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है।
फिक्स्ड एक्सपेंस या फिक्स्ड कॉस्ट। सपोज ये रेंट है ₹1,00,000, ठीक है। अच्छा, अब फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है, देखो सपोज फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इन फैक्ट्री, सपोज ये है 10,000 यूनिट, ठीक है। अगर 10,000 यूनिट फैक्ट्री का प्रोडक्शन है, तो हम लोगों का जो रेंट है, रेंट का कॉस्ट, रेंट कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे अगर एक 10,000 के घर पे 2 लोग रहते हैं तो 5,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर 4 लोग रहेंगे तो 2500 मतलब 2500 का 4 जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसी तरह से रेंट का जो कॉस्ट है वो पर यूनिट के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 ये यूनिट हो गया, और यहाँ पर 1,00,000 रुपीज 1,00,000 हो गया, तो 440 कैंसिल, ₹10 पर यूनिट हो गया, ठीक है। ये हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये तो हम लोगों ने ओवरहेड पे भी देखा था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। वो एक अलग तरीका है, प्रोसेस है कि फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जो हम लोगों ने ग्रुप 1 में कॉस्टिंग में कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जस्ट हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर रेंट का कॉस्ट को हम लोग पर यूनिट करते हैं तो एक यूनिट पे 10 रुपए, मतलब जो ये रेंट का खर्चा भी तो कस्टमर से ही निकालना है, तो जब हम लोग ये प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे तो एक यूनिट पे 10 रुपए रेंट का खर्चा हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन को चेंज कर लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं फैक्ट्री में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, प्रोडक्शन इन फैक्ट्री, अगर अभी हम लोग इसको इंक्रीज करते हुए ये लेवल 1 पे मान लो, ये सेकेंड बार ये ऐसा हुआ कि हम लोग इसको 10,000 की जगह हम लोगों ने बना लिया 1,00,000 यूनिट, ठीक है। अगर 1,00,000 यूनिट हो गया तो रेंट कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, रेंट का कॉस्ट जो है वो एक एक यूनिट पे हम लोग कितना अप्लाई कर पाएंगे, ₹1। 1,00,000 का खर्चा है, 1,00,000 यूनिट ही हम लोग बना पा रहे हैं, अगर ऐसा है तो ₹1 पर यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग का कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे करके कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेम बात है, अगर मान लो कोई पीजी में रह रहा है, ठीक है, पीजी में रह रहा है, 5 दोस्त एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो 10,000 का घर 2-2 हजार सबके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। अगर मान लो 2 दोस्त रहेंगे तो 5-5 हजार देना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना रेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से जितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसका जो पर यूनिट का अपोर्शन है फिनिश गुड्स पे वो भी कम होता जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सोचे कि हम लोग ऐसा प्रोडक्शन करें, इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर ले कि हम लोग का खर्च और भी कम हो जाए, जैसे मान लो हम लोग सोच रहे हैं ये तो 10,000 यूनिट, ये मान लो 1,00,000 यूनिट हो गया, ठीक है। अगर हम लोग मान रहे हैं कि 100 लाख यूनिट बना लेंगे तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल मतलब ये ऐसा इम्पॉसिबल का मतलब ये नहीं बोलना चाह रहे कि कोई भी फैक्ट्री या मशीन ऐसा नहीं है कि वो 100 लाख नहीं बना सकती, जरूर बना सकती है। लेकिन हर एक फैक्ट्री का अपना एक कैपेसिटी होता है, ठीक है, एक मैक्सिमम लेवल और एक मिनिमम लेवल। अगर ये 100, ये 1,000 लाख अगर ये मैक्सिमम लेवल है, ठीक है, और ये अगर मिनिमम लेवल है, तो इससे ज्यादा तो कोई नहीं कर सकता है। जो हम लोग लर्निंग कर में पढ़ रहे थे कि सब चीज का तो एक लिमिटेशन होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग के थ्रू से कर रहे हैं तो उसका भी लर्निंग सीखने का एक कैपेसिटी होता है, उसके बाद उससे स्पीड में वो काम नहीं कर सकता है जब वो सब मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेता है। उसी तरह से फैक्ट्री का भी प्रोडक्शन का एक मैक्सिमम लेवल जब हम लोग अचीव कर लेंगे तो उससे आगे तो नहीं जा सकते। ये सब तो मतलब बेकार का बात है कि हम लोग 100 लाख यूनिट बना लेंगे, अगर हम लोग मैक्सिमम लेवल अचीव कर चुके हैं, अब मशीन से 100 लाख कैसे प्रोड्यूस करवाएं, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हमें ऐसे लेवल पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा जो हम लोग का मैक्सिमम लेवल हो। तभी तो बोल रहे हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब हम लोग मैक्सिमम जितना भी प्रोडक्शन हो सकता है उतना कर लिया। जैसे कभी प्रिंटर खरीदोगे तो उसका मैक्सिमम एक लाइफ बता देता है कि इतने पेजेस प्रिंट हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जबरदस्ती करोगे 2-4 पेज कैसे भी निकल जाएगा, उसके बाद वो मशीन खत्म, खराब, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एक मोबाइल को भी हम लोग कितने भी अच्छे तरीके से यूज करें क्यों ना, अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भी यूज करें, धीरे धीरे उसका जो लाइफ है वो कम होते जाएगा। मान लो वो ज्यादा हैंग करने लगेगा, फिर स्क्रीन ही गया, कुछ दिख नहीं रहा है। वैसे मोबाइल तो एक्टिव है बट उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो एक्टिवनेस भी चला जाएगा। तो हर एक चीज का एक मतलब मैक्सिमम लेवल होता है, वहां तक पहुंचने के बाद हम लोग नहीं बोल सकते अगर ये मैक्सिमम लेवल है तो यहाँ तक तो अचीव कर ही नहीं सकते। यहाँ अचीव करने से हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा रेंट का कॉस्ट और भी कम हो जाएगा, बट यहाँ तक कैसे अचीव करें, बिकॉज हम लोग ऑप्टिमम जो रिसोर्सेस है उसे यूज कर चुके हैं। मतलब एक मशीन जिसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए उतना कर लिया, 1,00,000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा उसके बस का नहीं है कि वो प्रोडक्शन कर सके, ठीक है।
तो इसी को बोला जाता है ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी। हमें इस तरह से अपने प्लांट, ये प्लांट पे ही बताया गया है, एग्जांपल भी इसीलिए मैंने प्लांट पे ही लिया, ह्यूमन बीइंग पे नहीं लग रहा है, ठीक है। ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी का मतलब होता है प्लांट का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो हमें करना है। इससे क्या होगा, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। देखो 10,000 हम लोग कर रहे थे, लेकिन इसका कैपेसिटी 1 लाख, अगर हम लोग 1 लाख यूनिट तक पहुंच सकते हैं, इससे क्या होगा, हमारा 10 रुपए पर यूनिट जो है वो कम होके 1 रुपए पर यूनिट हो जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट इसी पे ही बेस्ड है। देखो क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर, अभी पढ़ने से ही पूरा चीज समझ में आ जाएगा। प्लांट कैपेसिटी हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन कॉस्ट। ये देखो प्लांट का कैपेसिटी जो है कॉस्ट को ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है। कहाँ 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रहा था, वहां 1 रुपए पर यूनिट आ रहा है, कैपेसिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ इन प्रोडक्शन हम लोगों ने इंक्रीज किया, कैसे, 10,000 से 1 लाख करके, ठीक है। अच्छा, इन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस, तो ये पूरा पढ़ के देखो, प्लांट कैपेसिटी हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, पहले प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड लगाओ तो वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगाओ तो वो बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब जहां तक हमारा प्रोडक्शन चल रहा था, उसके बाद सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग वाला खर्चा, देन सेल कर पाएंगे। तो प्लांट कैपेसिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे काफी है, ठीक है। और हम लोग इसको कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन इन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। ये क्या करेगा, एवरेज कॉस्ट को कम कर देगा, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट को कम कर देगा, अगर हम लोग अपने प्लांट का कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ये पॉइंट 1 हो गया, ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी, कैसे हम लोग अपना प्लांट की कैपेसिटी को फुल्ली यूज कर सकते हैं, जो रिसोर्स हमारे पास है उसे फुल्ली यूज कर सकते हैं, और उससे क्या क्या बेनिफिट होगा। फिर क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन प्रोडक्शन फैसिलिटी देयर इज एन ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर ईयर दैट रिजल्ट्स इन द least average unit cost. This level of output is called the best operating level of the plant, ठीक है। क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन प्रोडक्शन फैसिलिटी, ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्शन फैसिलिटी है, मतलब जो मशीन वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, देयर इज एन ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। हर एक प्रोडक्शन का एक ऑप्टिमम वॉल्यूम होता है। जैसे इस मशीन का ऑप्टिमम वॉल्यूम क्या है, मिनिमम 10,000 कर सकता है, मैक्सिमम 1 लाख कर सकता है, तो ऑप्टिमम 1 लाख हो गया, मैक्सिमम वही, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि हर एक प्रोडक्शन फैसिलिटीज जब हम लोग डिसाइड करते हैं, वहां पर एक ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हर साल हमें मिलेगा। हम लोग देख सकते हैं कि इस साल हमारा मशीन कितना प्रोड्यूस कर सकता है। दैट रिजल्ट्स इन द लीस्ट एवरेज कॉस्ट यूनिट। अगर हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट जो है वो लीस्ट हो जाएगा, कम, सबसे कम हो जाएगा। हमें उस लेवल का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे हमारा एवरेज कॉस्ट सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, जितना कम हो सके। लेकिन उसके लिए हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि प्लांट की कैपेसिटी के बाहर जाके काम करें, ये पॉसिबल ही नहीं। प्लांट की कैपेसिटी के अंदर रह के हमें देखना है कि हम लोग प्लांट का कैपेसिटी में फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, और हमारा जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है उस वजह से वो कम होता जा रहा है। दिस लेवल ऑफ आउटपुट, ये जो लेवल ऑफ आउटपुट है, जैसे इस केस में 1 लाख है मेरा एग्जाम्पल पे, इस लेवल ऑफ आउटपुट को बोला जाता है बेस्ट, ये वाला एमसीक्यू में आ सकता है, बेस्ट ऑपरेटिंग लेवल ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसको, इस लेवल ऑफ एक्टिविटी को बोला जाता है, मतलब 1 लाख जो लेवल ऑफ एक्टिविटी या लेवल ऑफ आउटपुट है, इसको बोलेंगे बेस्ट ऑपरेटिंग लेवल ऑफ द प्लांट, ठीक है। फिर पॉइंट 3 में क्या बोल रहा है, देखो पॉइंट 3 में बोल रहा है, एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस आउटवर्ड फ्रॉम जीरो। जीरो से जैसे ही हम लोग अपना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 से लिया, मतलब जीरो, जीरो से मान लो पहले 5,000 हुआ, फिर 10,000, इस चीज को बताया जा रहा है कि अगर हम लोग का जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे फ्रॉम जीरो इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन फैसिलिटी, एवरेज यूनिट कॉस्ट फॉल। अगर हम लोग अपना जो पर्टिकुलर कैपेसिटी वहां तक पहुंचना चाहेंगे तो धीरे धीरे हम लोग अपना वॉल्यूम जैसे ही बढ़ाते जाएंगे, हम लोग का एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। दिस डिक्लाइनिंग कॉस्ट आर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों ये कॉस्ट कम होता है, ठीक है। एक तो देखो, ये वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतने से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो स्प्रेड जो कर रहा है, जैसे पहले एक जन रह रहा था रेंट पे 10,000 दे रहा था, तो उसी पे पूरा खर्चा स्प्रेड हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। 2 हो गए तो 2 पे डिस्ट्रीब्यूट, 3 हो जाएंगे तो 3 पे डिस्ट्रीब्यूट, 4 हो जाएंगे तो 4 पे डिस्ट्रीब्यूट। मतलब एक घर मान लो 4 जन रह सकते हैं, वहां पर तो जबरदस्ती 10 जन नहीं रह सकते ना, मैक्सिमम 4 जन रह के खर्चे को कम कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। दैट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रूम, ठीक है। तो एक रूम का एक कैपेसिटी होता है, उसी तरह से एक प्लांट का भी तो एक कैपेसिटी होता है, वही बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो वही चीज है, सेम वही चीज है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्यों डिक्लाइन
कर जाता है। एक तो वही स्प्रेड कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट आर स्प्रेड ओवर मोर यूनिट प्रोड्यूस, जितना यूनिट प्रोड्यूस ज्यादा होगा उस पे हम लोग अपने कॉस्ट को स्प्रेड कर सकेंगे। जैसे जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना कम रेंट होगा, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है 4 जन रहने वाले जगह पे 10 जन रहेंगे, कैसे रहेंगे, वहां पर यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे उस जगह को, ठीक है। प्लांट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर लेस, प्लांट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम होता है। क्यों कम होता है, अगर हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को दिमाग में रख के अगर हम लोग मशीन लगवाते हैं, हम लोग पहले मान लो सोचा था कि 10,000 यूनिट ही 2 साल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको इंक्रीज करके 1 लाख करेंगे, तो हम लोगों ने एक छोटा प्लांट लगा लिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, फिर से उसको इंक्रीज करना पड़ेगा उसका कैपेसिटी। छोटे प्लांट में तो मतलब 10,000 यूनिट तक ही होगा, वही उसका मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, फिर हमें प्लांट को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का बात ध्यान में रख के लेते हैं तो प्लांट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को ध्यान में रख के लगाना चाहिए। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ परचेज मटेरियल ड्यू टू क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर हायर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज, अगर हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो अगर हम लोग लार्ज वॉल्यूम में खरीदेंगे, ये तो कॉमन सेंस है, इससे क्या होता है हम लोग का जो परचेज प्राइस है वो कम हो जाता है, क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम चीज लेंगे, अगर हम लोग पूरा 1 किलो 2 किलो चीनी के जगह पूरा अगर एक बोरा ही चीनी ले लेंगे तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक वैसे ही होगा, ठीक है। कॉस्ट एडवांटेज इन मास प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर हम लोग बहुत ज्यादा मास मतलब ह्यूज अमाउंट ह्यूज क्वांटिटी में अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, कॉस्ट हमारा कम होगा ज्यादा प्रोडक्शन करने पे। हेंस द प्लांट कैपेसिटी शुड बी सच दैट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन विच गिव द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट शुड बी पॉसिबल, ठीक है। वही बोल रहा है कि द प्लांट कैपेसिटी शुड बी सच दैट, हमारा प्लांट कैपेसिटी ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोग उसको ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन करके यूटिलाइज कर सके, विच गिवन द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, मतलब प्लांट कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज करो, मतलब ऑप्टिमम लेवल पे जाके यूटिलाइज करना है, उस हिसाब से प्रोडक्शन करना है, इससे हम लोग का एवरेज कॉस्ट क्या होगा, कम से कम होगा, उस लेवल का हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट शुड बी पॉसिबल, दिस प्लांट कैपेसिटी इज रेफर्ड टू एज ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी, ये वो प्लांट कैपेसिटी है जिसको हम लोग ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी बोल सकते हैं, जिसके वजह से हमारा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम होते जाएगा, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, ठीक है। ये हो गया प्लांट कैपेसिटी का, ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी का थ्योरी यहाँ पर ही कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंसिंग द कैपेसिटी। अब ये क्या चीज है, देखो बैलेंसिंग द कैपेसिटी, कैपेसिटी को हमें क्या करना है, नाम से पता चल रहा है बैलेंस करना है। अब ये क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे, पहले की तरह पहले लिख लेते हैं, 4 पॉइंट है उसके बाद समझेंगे। इन फर्म्स, इन फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग मेनी प्रोडक्ट, ब्रैकेट में ए प्रोडक्ट और ए प्रोडक्ट लाइन लिखना पड़ेगा, ए प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स, द लोड ऑन डिफरेंट मशीन्स the load on different machines and equipments vary due to changes in product mix. Point 2, when the output rates of different machines do not match
different machines do not match with the required output rate, for the products to be produced, for the product to be produced, comma, there will be an imbalance there will be an imbalance between the workload of different machine. Workload of different machines. This will result in some machines or equipment machines or equipment machines or equipment becoming a ये important point है, इसको ऐसे लिखना है, becoming a bottleneck. ये हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तब भी जरूरत होगा. bottleneck work center, thereby limiting the plant capacity, which will in turn increases the production cost per unit. Third number point, to overcome problem of imbalance, to overcome problem of imbalance between different machines, additional machines or equipments are additional machines or equipments are added to the bottleneck, added to the bottleneck added to the bottleneck work center to match with the capacity of the work match with the capacity of the capacity of other
कैपेसिटी ऑफ अदर वर्क सेंटर. Fourth number point, another method, another method to remove imbalance, another method to remove imbalance is to subcontract excess workload of bottleneck centers to outside vendors and और लिख देते हैं ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर. बस इतना ही फिलहाल लिखना है हम लोग को. अब समझना पड़ेगा कि बैलेंसिंग द कैपेसिटी क्या है. अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को एक लाइन जो है जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पर एक लैंग्वेज मिला था. इन फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग मेनी प्रोडक्ट्स. ठीक है, हर एक फर्म में क्या होता है, बहुत तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है. ए प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स. तो प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है ये देख लेते हैं पहले. व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन एंड व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स. तो एग्जांपल, ठीक है, तो कुछ कुछ कंपनियां ऐसे है कि जो बहुत सारा चीज जो है अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेचती है. जैसे मान लो यहाँ पर रिलायंस. ठीक है, रिलायंस का क्या है, रिलायंस क्या क्या सेल करती है. रिलायंस का जैसे क्लॉथ्स हो गया. ठीक है, ये इनका पहला काम था. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फूड आइटम भी होता है. ठीक है, फूड आइटम भी होता है रिलायंस का भी जो होता है ग्रोसरी वगैरह, तो ये फूड आइटम्स भी होता है. ठीक है, तो अलग अलग आइटम्स होता है. तो ये जो एक कंपनी जब बहुत तरह का आइटम बेचती है, ठीक है, जैसे जो लेदर का मतलब शूज वगैरह भी बेचती है, मतलब चप्पल, फुटवेयर. ठीक है, फुटवेयर ये एक अलग कैटेगरी हो गया. फुटवेयर ये सब भी बेचती है. तो ये इतने तरह का जो हो गया आइटम, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स. जब अलग अलग तरह का प्रोडक्ट एक ही कंपनी बेच रही है अलग अलग सेक्टर में, क्लॉथ्स का सेक्टर अलग होता है, फूड सेक्टर अलग होता है, फुटवेयर अलग होता है. ठीक है, ये सब जब अलग अलग काम कर रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स. और मान लो ऐसा कोई कंपनी है, सपोज एक्स वाई जेड लिमिटेड. ठीक है, एक्स जेड लिमिटेड दे दिया, जो कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचता है. ठीक है, सपोज कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट बेचता है. ठीक है, अच्छा, इनका एसी वगैरह भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज भी बेचते हैं. ठीक है, तो ये सिंगल प्रोडक्ट अगर कोई बेचता है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, प्रोडक्ट लाइन बोलेंगे. अगर कोई एक ही प्रोडक्ट बेचता है, एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लाइन बोला जाता है. सीधा बात है, एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लाइन बोला जाता है. तो मतलब ये कंपनी का प्रोडक्ट लाइन है. रिलायंस का क्या हो गया, प्रोडक्ट मिक्स है. लेकिन ये सब अब अपने अंदर प्रोडक्ट लाइन है. ठीक है, मतलब क्लॉथ एक प्रोडक्ट लाइन है. ठीक है, फूड एक प्रोडक्ट लाइन है, फूड आइटम्स जो भी होता है. ठीक है, फुटवेयर अपने आप में एक प्रोडक्ट लाइन है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में एक प्रोडक्ट लाइन है. तो ये इंडिविजुअली अगर हम लोग देखें तो ये एक एक प्रोडक्ट लाइन है. लेकिन अगर इस पूरे कंपनी का देखें तो इनके पास प्रोडक्ट मिक्स है. और एक्स वाई जेड लिमिटेड का सिंगल प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट लाइन कहलाता ही है. और ये खुद भी प्रोडक्ट लाइन पे ही काम कर रही है, क्योंकि इनका कोई मल्टीपल प्रोडक्ट है ही नहीं. अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट मिक्स है एज वेल एज प्रोडक्ट लाइन भी है इनके पास, क्योंकि हर एक आइटम अपने आप में एक प्रोडक्ट लाइन हमेशा होता है. एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास भी प्रोडक्ट लाइन है, बट इनके पास क्या नहीं है, इनके पास प्रोडक्ट मिक्स नहीं है. ठीक है,
अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक बार पढ़ लेते हैं। इन फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग मेनी products, a product line or product mix, the load on different machines and equipments vary due to changes in production mix। अब देखो इस पॉइंट को समझने के लिए और एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। ये तो गया प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स का बात। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सपोज यहाँ पर मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है, मशीन 4 है, ठीक है। अच्छा, मशीन 1 का जो कैपेसिटी है वो है 1000, इसका है 500, इसका है 3000, इसका है 1500, ठीक है। यूनिट इतना है। अच्छा, अब इसका मान लेते हैं ऑर्डर आया है, ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन चल रहा है, मान लो ये 3 मशीन है, फॉर एग्जांपल 3 मशीन है, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 एंड मशीन 4, 4 मशीन है, ठीक है। 4 मशीन में यूनिट प्रोडक्शन चल रहा है, इसके पास 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ 500 या 3000 या 1500। तो सबसे पहले कौन सा मशीन अपना काम कंप्लीट कर लेगा? सोचो, सबसे पहले कौन सा मशीन अपना काम कंप्लीट कर लेगा? जिसके पास सबसे कम यूनिट होगा। तो सबसे कम यूनिट किसके पास है? मशीन टू के पास। 2 के पास। तो ये सबसे पहले अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो नेक्स्ट ऑर्डर आया सपोज 2000 यूनिट का, ठीक है। तो ये यूनिट प्रोडक्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाना चाहिए? जिस टू के जो पास। मशीन खाली है, जो मशीन खाली है तो 2 के पास ही चला जाएगा, ठीक है। 2 के पास चला गया। अब इसने अपना ये 500 यूनिट प्रोडक्शन 1 घंटे में कर लिया था, तो ये इसने अपना 1000 यूनिट का प्रोडक्शन 2 घंटे में कर लिया। इसको हम लोगों ने 2000 यूनिट का प्रोडक्शन के लिए भेज दिया। मान लो अब दे दिया सो दे दिया, इसको अब हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ऐसा ही मशीन है, एक बार प्रोडक्शन यूनिट चला गया, रॉ मटेरियल वगैरह, तो वो पूरा प्रोड्यूस होके ही निकलेगा। उसको हम लोग अब इस सिचुएशन में कम बेसी नहीं कर सकते कि यहाँ से 2000 1000 कर लिया। ऐसा अगर सिचुएशन है, अब ये अपना काम 2 घंटे में कर लिया, सपोज ये अपना काम 3 घंटे में कर लिया, ठीक है। और ये अपना काम कितने घंटे में करेगा? ये मान लो 1.5 घंटे में कर लिया, फॉर एग्जाम्पल। 1.5 नहीं, 2.5 घंटे में कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसमें डाल दिया हम लोगों ने जो नया ऑर्डर्ड ऑफ यूनिट आया, अब यहां से निकल नहीं सकता है, लेकिन बाकी 3 मशीन तो खाली बैठा है। अब मशीन 1 का काम कंप्लीट हो गया, सब मशीन 2 के बाद फर्स्ट कंप्लीशन हुआ था मशीन 1 का, ठीक है। इसने फर्स्ट कंप्लीट किया, फिर इसने सेकंड कंप्लीट किया, ठीक है। फिर इसने थर्ड कंप्लीट किया, इसने फोर्थ कंप्लीट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब नया ऑर्डर आ गया था, क्योंकि ये मशीन खाली था, इस पे इन लोगों ने 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए दे दिया। अब यहाँ पर काम चल रहा है, अब बाकी मशीन खाली बैठा है, बाकी मशीन का तो कोई काम हो नहीं रहा है, जबकि इसके ऊपर इतना प्रेशर चला गया, ये 2000 यूनिट प्रोडक्शन के लिए चला गया। तो ये जो मिसमैच है, इसे हमें मैच करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे मैच करेंगे वो तो देख रहे हैं, लेकिन इसे मैच करना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस द कैपेसिटी, मतलब मैच यानी कि बैलेंस करना पड़ता है। अब देख लो, इन फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग मेनी प्रोडक्ट्स द लोड ऑन डिफरेंट मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स वेरी ड्यू टू चेंजेस इन प्रोडक्ट मिक्स। बोल रहे हैं कि लोड जो है वो डिपेंड करेगा, चेंज करेगा ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स के लिए जो लोड है वो अलग अलग मशीन पे अलग तरीके से हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। व्हेन द आउटपुट रेट ऑफ डिफरेंट मशीन डू नॉट मैच, ठीक है। आउटपुट रेट जो है वो सबका सेम नहीं होगा। विद द रिक्वायर्ड आउटपुट रेट फॉर द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड देयर विल बी एन इम्बैलेंस बिटवीन द वर्कलोड ऑफ डिफरेंट मशीन, ठीक है। क्योंकि सबका आउटपुट रेट समान नहीं है। अभी ये 500 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो इसका आउटपुट रेट जल्दी है क्योंकि इसका कम प्रोडक्शन कर रही है, जल्दी जल्दी खाली हो जाता है, ठीक है। जबकि इन सब में ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है। तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोग देखें तो सबका आउटपुट लेवल क्योंकि एक जैसा नहीं है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है बिटवीन द वर्कलोड ऑफ डिफरेंट मशीन। अलग अलग मशीन का वर्कलोड, जैसे इस पे ज्यादा वर्कलोड आ गया, ठीक है, क्योंकि ये इसका आउटपुट रेट जल्दी था, तो इस पे ज्यादा वर्कलोड आ गया। इसको हमें सिमिल बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि इससे लॉस है हमारा, बाकी मशीन खाली है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है, एक मशीन जो है वहां पर प्रोडक्शन चल रहा है। दिस विल रिजल्ट इन सम मशीन्स और इक्विपमेंट बिकमिंग ए बॉटलनेक वर्क सेंटर, ठीक है। बॉटलनेक वर्क सेंटर क्या होता है अभी बताते हैं। देयर बाय लिमिटिंग द प्लांट कैपेसिटी विच विल इन टर्न इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अब ये बॉटलनेक बताना पड़ेगा, तभी जाके आगे का समझ में आएगा बॉटलनेक क्या होता है। देखो, बॉटलनेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर
यहाँ पर हम बना लेते हैं ए बी सी डी। सपोज तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। मशीन 1 है ए डिपार्टमेंट के पास, मशीन 2 है बी डिपार्टमेंट के पास, मशीन 3 है सी के पास, मशीन 4 है डी के पास, ठीक है। अब कैपेसिटी लिखते हैं, कैपेसिटी पर डे का कैपेसिटी मशीन 1 का लिखते हैं, इसका है 100 यूनिट, ठीक है। इसका भी है 100 यूनिट, ठीक है। अच्छा, ये 3 नंबर मशीन, इसका है 50 यूनिट पर डे, ठीक है। अच्छा, और इसका है 100 यूनिट, ठीक है। अब इसमें बॉटल नेक कौन सा हो जाएगा? बॉटल नेक का मतलब क्या होता है? सपोज अगर हम लोग एक बॉटल बना लेते हैं, ठीक है। बॉटल का नेक कौन सा हो गया? बॉटल का नेक यहाँ पर हो गया। अगर हम लोग इसमें पानी डालेंगे, इसमें अगर हम लोग पानी डालते हैं, ठीक है, पानी डाल रहे हैं, तो ये बताओ कि सबसे ज्यादा पानी कहाँ रहेगा? नीचे। सबसे ज्यादा पानी जो है वो नीचे रहेगा, और सबसे कम कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सबसे कम पानी यहाँ पर रहेगा, यानी बॉटल के नेक में, ठीक है, बॉटल के नेक में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉटल नेक कौन सा है पता है? ये है बॉटल नेक सेंटर। बॉटलनेक सेंटर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम प्रोडक्शन होगा। बाकी सबका कैपेसिटी देखो, 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट, जबकि इसका है 50 यूनिट। तो ये सबसे कम प्रोडक्शन करने वाला मशीन है। इसको हम लोग बोलेंगे, ये सी सेंटर का मतलब, सी सेंटर जो है एक बॉटलनेक सेंटर है। सेंटर बोलो या डिपार्टमेंट बोलो, सी सेंटर जो है ये एक बॉटलनेक सेंटर बनेगा। बॉटलनेक सेंटर मतलब जो सबसे कम प्रोडक्शन करता है, क्योंकि इसको मतलब बॉटल के साथ कंपेयर किया गया है कि बॉटल जिस पैटर्न में बनता है उसमें जो बॉटल का नेक होता है, यहाँ पर सबसे कम, ये बॉटल का नेक होता है, यहाँ पर सबसे कम जो है पानी रहता है, ठीक है। तो ये सबसे कम जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको बोला जाता है बॉटल नेक सेंटर। ये हम लोगों को प्रैक्टिकली भी जरूरत होगा। अब देखो, अब पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार यहाँ से पढ़ के देख लेते हैं। व्हेन द आउटपुट रेट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, सॉरी, डिफरेंट मशीन do not match with the required output रेट फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि सारे मशीन्स का आउटपुट रेट उसके लिए सेम हो। देयर विल बी एन इम्बैलेंस। इस वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है बिटवीन द वर्कलोड ऑफ डिफरेंट मशीन्स। क्योंकि डिफरेंट मशीन का वर्कलोड डिफरेंट होता है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। दिस विल रिजल्ट इन सम मशीन और इक्विपमेंट बिकमिंग ए बॉटलनेक वर्क सेंटर। इसीलिए कोई कोई मशीन क्या होती है, वर्क ने जो बॉटलनेक सेंटर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सबसे कम प्रोड्यूस करने वाला सेंटर, ठीक है। देयर बाय लिमिटिंग द प्लांट कैपेसिटी विच विल इन टर्न इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। क्या होगा? देयर बाय लिमिटिंग द प्लांट कैपेसिटी, क्योंकि बॉटलनेक वर्क सेंटर जो है वो प्लांट कैपेसिटी को लिमिटेड करता है, उसका प्रोडक्शन कम है। बाकी सबका देखो 100 लिखा मैंने, इसका 50 लिखा। इसका जो लिमिटिंग फैक्टर क्या है, ये बाकियों की तरह 100 यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर सकती। इस वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो पर यूनिट पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन डिफरेंट मशीन्स। अब हमें इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करना है? ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग एडिशनल मशीन लगा सकते हैं। मतलब ये जो मशीन है ये 50 यूनिट दे रहा है, तो बाकी सब 100 यूनिट दे रहा है। अगर हमें 100 का ही रिक्वायरमेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग इसमें ही कुछ एनहेंस करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग मान लो कुछ एक एनहेंस करवा लिए, कुछ और इक्विपमेंट वगैरह एडिशन करवा दिए। इससे क्या हो गया, इसका जो इंक्रीमेंट है वो 500 से 100 हो गया, जो हमारा जरूरत था। तो यही बोल रहा है कि हम लोग कैसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन डिफरेंट मशीन्स, एडिशनल मशीन्स और इक्विपमेंट आर एडेड टू द बॉटलनेक वर्क सेंटर। यहाँ पर ही सी सेंटर में या तो हम लोग और भी मशीन लगा सकते हैं और भी इक्विपमेंट लगा सकते हैं, किसी भी तरह से इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को 50 से 100 में लेके जा सकते हैं, ये सब फॉलो करके, ठीक है। टू मैच विद द कैपेसिटी ऑफ अदर वर्क सेंटर। तो एटलीस्ट कम से कम 100 यूनिट तो बाकी लोगों की तरह ये भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। अदरवाइज और एक ऑप्शन भी है, अगर हम लोग वहां पर इक्विपमेंट मशीन वगैरह नहीं सेटअप करवा सकते तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अनदर मेथड टू रिमूव इम्बैलेंस इज टू
सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस वर्कलोड ऑफ बॉटल नेक सेंटर टू आउटसाइड वेंडर्स और सब कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, प्रोसेस आउटसोर्स, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग बाहर किसी से करवा लेंगे, यहाँ पर हम लोग एडिशन वगैरह करके इनहेंस नहीं कर पा रहे, तो हम लोग बाहर किसी को एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मान लो ये तो 100 यूनिट कर रहा है, ये 50 कर रहा है, हमें और भी 50 करवाना है ताकि ये भी 100 करे, तो हमारा जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमें जो डिमांड यहाँ पर जो बॉटल नेक सेंटर की वजह से हमें नहीं मिल रहा है, या तो हम लोग उसको एनहांस कर सकते हैं बाय एडिशन इक्विपमेंट या मशीन उस सेंटर को, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उतने का काम बाहर वालों से करवा सकते हैं, दैट इज द वेंडर और सब कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्स करवाना काम को। तो उस तरह से हम लोग अपना डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं ताकि हम लोग का एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज ना हो। ठीक है, तो यही होता है, यही वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग द कैपेसिटी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। इम्प्लीकेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, अच्छा, नेक्स्ट थ्योरी है इम्प्लीकेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। पहला पॉइंट है, पहले लिख लेते, देयर आर टू मेजर कॉस्ट implications of plant capacity। पहला, changes in output of an existing plant of certain installed capacity affect the production cost। Point 2, changes in the plant capacity by changing the size of a plant have significant effects on cost। अच्छा, फैक्ट, ये वाला कौन सा पॉइंट लिखा है हम लोगों ने, इम्प्लीकेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। तो अगर हम लोग अपने प्लांट कैपेसिटी को इम्प्लीकेट करना चाहते, इम्प्लीकेशन करना चाहते, तो हम लोग का क्या क्या मेजर कॉस्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, वही बोल रहे हैं। देयर आर टू मेजर कॉस्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ प्लांट कैपेसिटी, चेंजेस इन आउटपुट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट ऑफ certain installed capacity affect the production cost। ठीक है, जैसे ये क्या है, इसी का एक्सटेंशन पार्ट है, जैसे हम लोगों ने बोला यहाँ पर कुछ एडिशनल इक्विपमेंट वगैरह लगा सकते हैं या मशीन लगा सकते हैं। तो चेंजेस इन आउटपुट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट, अगर हम लोग एग्जिस्टिंग प्लांट का जो आउटपुट है उसे चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कुछ एडिशनल इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा या फिर वहां पर कोई नया मशीन एडिशन करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, चेंजेस इन आउटपुट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट ऑफ ए सर्टेन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अफेक्ट द प्रोडक्शन कॉस्ट। इससे हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट अफेक्टेड होगा, क्योंकि नया मशीन वगैरह बैठेगा तो उसका खर्चा होगा, तो उसका कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो वो प्रोडक्शन पे चार्ज होगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करता है।
तो प्लांट इम्प्लीकेशन करने पे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। चेंजेस इन द प्लांट कैपेसिटी बाय चेंजिंग द साइज ऑफ ए प्लांट, अगर हम लोग प्लांट का साइज चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या था, ये जो था एग्जिस्टिंग प्लांट को ही चेंज कर रहा है, अगर हम लोग साइज को चेंज कर रहे हैं, हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन कॉस्ट, ठीक है। ऐसे मान लो हम लोग लैपटॉप में या फिर हमारा जो भी डेस्कटॉप जो भी है उसमें हम लोग रैम को इंक्रीज करवा रहे हैं, उसका खर्चा जो होगा, नया ही लैपटॉप लेके आ गए पूरा जो मतलब अभी जो न्यू वर्जन चल रहा है उस पे अगर लेके आते हैं तो दोनों में फर्क होता है। एक तो हो गया पुराने मशीन को ही चेंज कर दिया, ठीक है, एक हो गया पुराने मशीन पे ही उसका प्लांट मतलब उसका कैपेसिटी को इंक्रीज करवा दिया। अगर रैम के थ्रू से इंक्रीज करवा रहे, रैम को बढ़ा दिया, तो सिर्फ रैम लगवाने का खर्चा होगा, तो खर्चा होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट पे इफेक्ट होगा, बट उतना नहीं होगा, सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन कॉस्ट होगा। लेकिन पूरे प्लांट को ही अगर चेंज करवा देते हैं, मतलब पूरा मशीन ही बदलवा दिया, तो ऑब्वियसली बड़ा खर्चा होगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ज्यादा इफेक्ट होगा, वही चीज बोल रहा है। तो इम्प्लीकेशन का इम्पैक्ट क्या क्या होगा वो देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट थ्योरी जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव कैपेसिटी। The effective capacity is influenced by फैक्टर्स कैपेसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा कैपेसिटी को, ठीक है। पहला, फोरकास्ट डिमांड। सेकंड, प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी। थर्ड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। फोर्थ, मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन। और लास्ट एक फिफ्थ, यहां पर लिख देते, फिफ्थ, फिफ्थ मैनेजमेंट पॉलिसी। ये क्या है, बोल रहा है फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इफेक्टिव कैपेसिटी प्लान को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, मतलब किसके वजह से हम लोग अपना कैपेसिटी प्लान को उस हिसाब से प्रेजेंट करेंगे, उस हिसाब से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग का डिमांड क्या है, मार्केट में जो चीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका डिमांड क्या है। वो तो हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ चुके हैं, तो वहां से हम लोग डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं अपना, बहुत सारा मेथड होता है, वो सारा टेक्निक लगा के जो एजम्पशन, ये तो एक्यूरेट नहीं होता, ये एज्यूम्ड होता है, ठीक है, कि इतना होगा, आसपास करने का हमारा कोशिश रहता है कि एवरेज इतना हो जाएगा। हमेशा एग्जैक्ट हो ऐसे जरूरी नहीं है, मतलब रेयर केस में ही एग्जैक्ट होता है, बाकी सारे केसेस में उसके आसपास ही रहता है जो हम लोगों ने एजम्पशन लिया था। तो हम लोग को डिमांड फोरकास्ट जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग प्लांट एंड लेबर का एफिशिएंसी को यूज करेंगे, जैसा हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग होगा कि हमें 10,000 बनाना है, 50,000 बनाना है, उस हिसाब से हम लोग प्लांट और लेबर का एफिशिएंसी लेवल को यूज करेंगे, ठीक है। और प्लांट लेबर यूज करेंगे, प्लांट लेबर का एफिशिएंसी जो है वो भी इफेक्ट करेगा हमारा जो कैपेसिटी प्लान है उसको, ठीक है। हम लोगों ने कितना अच्छा प्लांट लगवाया है, कैसे लेबर लगवाए हैं, कितने स्किल्ड है, कितने अनस्किल्ड है, वो सारी चीजों को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, और प्लांट और लेबर का जो एफिशिएंसी है वो हम लोग पूरा पूरी यूज कर पाएंगे, ये भी नहीं होता है, क्यों, जैसे मशीन को भी रेस्ट का जरूरत होता है, ह्यूमन बीइंग को भी रेस्ट का जरूरत होता है, जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो भी इफेक्ट करेगा। तो प्लांट लेबर का एफिशिएंसी हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब पूरा कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कोशिश रहता है कि पूरा करेंगे, बट पूरा हो पाना पॉसिबल नहीं
नहीं होता है, ठीक है, तो वो भी एक इफेक्ट हो जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर हम लोग खुद से नहीं कर पा रहे हैं, काम का प्रेशर ज्यादा है या फिर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग किसी बाहर वाले से आउटसोर्स करके करवा सकते हैं, तो वो भी हमारे प्लांट कैपेसिटी को इम्पैक्ट डालेगा कि हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी अगर करवाना है तो हमें उस हिसाब से अपने प्लांट और लेबर का मैनेजमेंट करना चाहिए। अब हम लोग लेबर को कैसे काम करवाए, ठीक है, या हम लोग अपना काम कैसे करवाए, मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन में करवाए, मतलब जैसे जो एमएनसी कंपनी होता है उनका मल्टीपल शिफ्ट ज्यादातर होता है, सुबह हो गया 6 बजे से, फिर दो मतलब 10 बजे से, फिर एक बार फिर रात को होता है, तो क्या हम लोग मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन यूज करें, ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, दैट इज द मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो मैनेजमेंट का पॉलिसी क्या है, किस तरह का शिफ्टिंग लेना है, कितने प्लांट लगवाने, कितने लेबर लगवाने, क्या सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना है, कितना फोरकास्ट डिमांड होगा, ये सारा चीज जो है, ये सारा फैक्टर्स जो है, ये इफेक्टिव प्लांट कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब मैक्सिमम केस में देखा गया है, ये पूछा गया है, तो फिर ये 5 पॉइंट हमें लिख देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर्स फेवरिंग ओवर कैपेसिटी एंड फेवरिंग ओवर कैपेसिटी एंड अंडर कैपेसिटी। नेक्स्ट थ्योरी है फैक्टर्स फेवरिंग ओवर कैपेसिटी एंड अंडर कैपेसिटी। पॉइंट 1, it is very difficult to forecast demand as always there is an uncertainty associated with the demand. Point 2, the forecasted demand will be either higher or lower, either higher or lower than than actual demand. So always there is a risk involved there is a risk involved in creating capacity based on projected demand. Point 3, this gives rise to either overcapacity or undercapacity.
अच्छा, पहले ये समझा देते हैं, यहाँ पर जो लिखा है यह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी भी बाकी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट डिमांड एज ऑलवेज देयर इज एन अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द डिमांड। तो वही जो हम लोग डिमांड फोरकास्ट करते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है कि मेरा कितना डिमांड मार्केट में इस प्रोडक्ट का होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहता ही है, जितने भी सारे फैक्टर हम लोग कंसिडर क्यों ना कर ले, हमेशा हमारा डिमांड जो है वो एक तो एवरेज होता है और इसमें बहुत डिफिकल्टीज भी होता है कि एग्जैक्टली ये होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है, ये एक इश्यूज होता है। देयर फोर sorry, the forecasted demand will be either higher or lower, ठीक है, देन एक्चुअल डिमांड। तो जो हम लोग फोरकास्टेड डिमांड कर रहे हैं, हम लोग का जो एक्चुअल डिमांड होता है वो तो या तो फोरकास्टेड डिमांड से ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, हमेशा एक्यूरेट होता ही नहीं है, बस आसपास होता है, ठीक है, या तो आसपास लेवल पे कम या फिर आसपास लेवल पे ज्यादा होता है। मान लो 10,000 हम लोगों ने फोरकास्ट किया, डिमांड हुआ 9,000 का, कम हो गया, या डिमांड हुआ 12,000 का, ज्यादा हो गया। सो ऑलवेज देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड डिमांड। तो हम लोग का प्रोजेक्टेड डिमांड के बेसिस पे कैपेसिटी प्लान करना, ये हमेशा एक रिस्क रहता है, ठीक है, हम लोगों ने सोचा इतना ज्यादा हमारा डिमांड होगा, उस हिसाब से उतने सारे लोगों को हायर कर लिया, मशीन को हायर कर लिया, बट उतना हुआ नहीं, या फिर हम लोगों ने कम सोचा था, बहुत ज्यादा हो गया, दोनों केस में लॉस है, नहीं बेच पाना लॉस है, और जो है ज्यादा प्रोडक्ट अपने पास रह गया, मार्केट में बिका नहीं, वो भी लॉस है। तो वही बोल रहा है कि एक हायर रिस्क जो है वो इन्वॉल्व रहता है। दिस गिव राइज टू आइदर ओवर कैपेसिटी और अंडर कैपेसिटी। इससे क्या हो जाता है, जो सिचुएशन अराइज होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि ओवर कैपेसिटी प्लान कर लिया है हम लोगों ने या अंडर कैपेसिटी प्लान कर लिया है। अच्छा, अब इसमें भी इसका भी एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है देखो, कब हमें ओवर कैपेसिटी प्लान करना चाहिए, तो द ओवर कैपेसिटी इज प्रेफर्ड when fixed cost of the capacity, point A, fixed cost of the capacity is not very high. Point B, subcontracting is not possible because of design or quality requirement. Point C, the time required to add capacity is long. The company, point D, the company cannot afford to miss the stipulated delivery date and cannot afford to lose the customer. Point 5, द अंडर कैपेसिटी इज प्रेफर्ड। ये लिखा हम लोगों ने, ओवर कैपेसिटी कब प्रेफर्ड होता है, अब हम लोग लिखेंगे अंडर कैपेसिटी। द अंडर कैपेसिटी इज प्रेफर्ड व्हेन पॉइंट ए, फिक्स्ड कॉस्ट is very high, fixed cost of the capacity
is very high. Shortage of products does not affect the company ब्रैकेट में lost sale can be compensated. Point C, the technology changes fast. That is, the rate of obsolescence of plant and equipment are high. पहले एग्जाम्पल लेते समझ जाएंगे कि सारा पॉइंट हमें क्या बताना चाह रहा है। तो पहले हमें फोरकास्ट करना पड़ता है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। अब फोरकास्ट का दो पार्ट हो गया, अंडर फोरकास्ट और मतलब ओवर कैपेसिटी प्रेफर्ड या फिर अंडर कैपेसिटी। फोरकास्ट करने पे क्या होता है, हम लोग जो फोरकास्ट करते हैं वो एक्चुअल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, वो कम या ज्यादा हो सकता है, जिसपे एक रिस्क इन्वॉल्व हमेशा रहता है। तो इस वजह से एक ओवर कैपेसिटी अंडर कैपेसिटी सिचुएशन अराइज होता है। कब हमें ओवर कैपेसिटी प्लानिंग करना चाहिए, कब अंडर कैपेसिटी। अब हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, फोरकास्ट क्या करना पड़ेगा, डिमांड, ठीक है। फोरकास्ट किस चीज का करेंगे, यहाँ पर डिमांड का फोरकास्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर डिमांड जो है वो एक रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है, अगर हम लोग डिमांड को रेंज में डिफाइन करते हैं, रेंज मतलब मान लो हम लोग का मार्केट डिमांड हम लोगों ने फोरकास्ट किया कि 5,000 से लेके 6,000 तक हो सकता है, 5,000 to 6,000, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग अपना कैपेसिटी जो है, ये कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं 5,000 के बेसिस पे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर कैपेसिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर कैपेसिटी। हम लोगों ने मान लिया कि हम लोग का प्रोडक्शन 5,000 से लेके 6,000 होगा। अब हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग सारा अरेंजमेंट 5,000 के जैसा करें या 6,000, मतलब 5,000 मतलब एकदम लोअर वाला कर रहे हैं, ठीक है, 5,000 वाला कर रहे हैं। इससे ज्यादा होगा तो फिर हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें 6,000 वाला प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें 6,000 वाला कैपेसिटी क्रिएट करना चाहिए। अगर हम लोग 6,000 वाला कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर कैपेसिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर कैपेसिटी। तो पहले दोनों टर्म हमें समझना चाहिए था, वो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब कैपेसिटी क्रिएट का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी क्रिएट का मतलब होता है कितना मशीन लगाना है, ठीक है, कितना लेबर चाहिए, यही तो होता है कैपेसिटी क्रिएट, ठीक है। अगर कैपेसिटी क्रिएट का लेवल हम लोग इस पे डिसाइड करें, जो लोअर लेवल है, ये हो गया लोअर और ये हो गया अपर, ठीक है, लोअर लेवल के बेसिस पे अरेंजमेंट करेंगे तो अंडर कैपेसिटी हो जाएगा, और हायर लेवल के बेसिस पे अरेंजमेंट करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे हायर कैपेसिटी। मान लो यहाँ पर मशीन लग रहा है 5, लेबर लग रहा है 20, ठीक है, लेकिन अगर हायर कैपेसिटी का प्लानिंग करेंगे तो उसमें मशीन ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। मान लो मशीन लग रहा है 6 और लेबर जो है वो लग रहा है 25, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये तो होगा ही होगा, मतलब चेंजेस तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर या लोअर कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है। अब ये पढ़ने से समझ में आएगा। द ओवर कैपेसिटी इज प्रेफर्ड, कब हमें ओवर कैपेसिटी करना चाहिए, मतलब हम लोगों को अगर हम लोग रेंज में चल रहे हैं तो 6,000 के हिसाब से कब हम लोग को ये तैयारी करना चाहिए कि हम लोग 6,000 के हिसाब से प्रोडक्शन करने से हमें किस चीज का जरूरत होगा, हम लोग उस हिसाब से प्लान लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी इज नॉट वेरी हाई, ठीक है, तो हम लोग जो कैपेसिटी प्लान करना चाह रहे हैं उस केस में जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा नहीं होगा तो हम लोग ये रिस्क ले सकते हैं, ओवर कैपेसिटी प्लान कर सकते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिजाइन और क्वालिटी रिक्वायरमेंट, अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग पॉसिबल नहीं है, जो भी करना है खुद को करना है, क्योंकि हम लोग अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना चाहते, किसी से डिजाइन शेयर नहीं करना चाहते, हम लोग अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से बनाना चाहते, किसी को इसका कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, क्या डिजाइन है क्या क्वालिटी हम लोग
लोग मेंटेन करते हैं, क्या प्रोडक्ट मेंटेन करते हैं, सीक्रेट मेंटेन करना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि सबको पता चले, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करेंगे। तो अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करना है, फिर 5,000 से 6,000 सोच रहे हो तो 6,000 तक का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फिर तो सब कॉन्ट्रैक्ट करके भी किसी से बनवा के डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमें ओवर कैपेसिटी प्रेफर्ड करना चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्या बोल रहे हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू ऐड कैपेसिटी इज लॉन्ग। अगर हमें इसका कैपेसिटी जो है बढ़ाना है, मान लो हम लोगों ने कैपेसिटी जो है हम लोग को अगर बढ़ाना पड़ेगा, उसका टाइम टेकिंग अगर बहुत ज्यादा होगा, 5,000 के लिए अगर हम लोग सोच रहे हैं, मतलब अगर हमें अपना प्लांट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो फिर हमें ओवर कैपेसिटी प्रेफर करके चलना चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा कैपेसिटी, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग 5,000 सोचेंगे, फिर डिमांड इतना ज्यादा आ गया और उसके लिए अगर हम लोग अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर हमें 6,000 ही प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा केस ऐसा हो रहा है कि हमें ओवर कैपेसिटी प्रेफर्ड करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो उतना ज्यादा नहीं है तो, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो 6,000 पे लेके चलो, मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग 6,000 लेके चलेंगे तो सब कॉन्ट्रैक्ट करवाना जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड वही है, फिक्स्ड कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं है, देन हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगर इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बाद में बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जरूरत नहीं है, पहले से ही 6,000 का दिमाग में लेके चलेंगे। The company cannot afford to मिस द स्टिपुलेटेड डिलीवरी डेट एंड कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस द कस्टमर। कंपनी नहीं चाहती है कस्टमर एक भी जाए, कंपनी नहीं चाहती उसका डिलीवरी का टाइम डिले हो, एकदम जो बोला है वही हो, गुडविल वगैरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है, तो अच्छा बात है 6,000 लेके चलो, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन लेके चलो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें अंडर कैपेसिटी प्रेफर करना पड़ रहा है। कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम लोग अंडर कैपेसिटी प्लान करेंगे, हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट और नहीं बढ़ा सकते, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। शॉर्टेज एंड प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट कम होता है, मतलब हम लोग उतना डिमांड 5,000 करा था, 5,500 हो गया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 500 यूनिट नहीं बिका, नो प्रॉब्लम। अगर हमें ऐसा है, मतलब अगर हम लोग सेल को कंपेंसेट कर सकते किसी और तरीके से, लॉस्ट ऑफ सेल से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, देन कंपनी जा सकती है जो अंडर कैपेसिटी प्लानिंग है उसके हिसाब से अंडर कैपेसिटी प्रेफर्ड कर सकती है। फिर बोल रहा है टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट। अगर टेक्नोलॉजी चेंजेस बहुत ज्यादा है, जो प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर अगर टेक्नोलॉजी चेंजेस बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, तो उसमें जो प्लांट वगैरह होगा उसका ऑब्सोलेसेंस वगैरह भी बहुत ज्यादा होगा। अगर ऐसा है तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन का टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए, छोटा छोटा प्रोडक्शन का, मतलब जो मिनिमम है उसको लेके चलना चाहिए, मैक्सिमम लेके नहीं चलना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है, ये अपने लैंग्वेज से हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट क्लास जो है फैसिलिटी लोकेशन, फैसिलिटी लोआउट, ये सॉरी लेआउट, यहाँ पर ये जो है ये प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया कैपेसिटी रिक्वायरमेंट तक, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।